नमस्ते मोदी जी, नमस्ते। नमस्ते। आज हम फिर आपका पोल खोलने वाले हैं। किसकी मजाल है कि मोदी जी का पोल खोलेगा? अबे रुक जा घोचू, तेरा भी पोल खोल दूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Oh God, please no, no, no! को जरा बीजेपी में भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा, वो अशोक चौहान महाराष्ट्र में चक्र भर्ती पट राज्यसभा। सबर करो। जुबान पर दाम घोटाला है का? इसे आप मोदी सरकार की पक्की गारंटी तो क्या कहेंगे कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार जेल जाने के बजाय भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में चैन की नींद सो रहा है। शुभेंदु अधिकारी करोड़ों का शारदा घोटाला करके जेल जाने के बजाय भाजपा में, येदियुरप्पा माइनिंग घोटाला करके जेल जाने के बजाय भाजपा में क्यों? हसन मुशर्रफ 100 करोड़ का घोटाला करने के बाद जेल जाने के बजाय भाजपा में क्यों? हेमंत बिस्वा शर्मा बॉर्डर घोटाले में जेल जाने के बजाय मुख्यमंत्री क्यों? छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में जेल जाने के बजाय भाजपा में क्यों? अरुणाचल वाले पेमा खांडू पर 2,000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड के घोटाले का आरोप, वो जेल जाने के बजाय भाजपा में क्यों? नारायण राणे लैंड घोटाला मामले में जेल जाने के बजाय भाजपा में क्यों? इन सब पर भाजपा ने ही घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और आज सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में। अब आप समझ सकते हैं भाजपा भ्रष्टाचारियों का दलदल है। मोदी जी ये सारे भ्रष्टाचारी आपके बगल में बैठकर आपका ताप कैसे सहन करते हो, पूछता है भारत। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वह क्या सीन है? मोदी सरकार तानाशाह सरकार है। कि मेघालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं गौमांस खाता हूं, मेरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी और सुनिए। खेत में लेके गए, मेरे साथ जबरदस्ती के मुंह बांध के, और जबरदस्ती करने के बाद जब वो वहां से हटे, उसके बाद से गोरखनाथ सिंह आए, वो भी अपना मतलब ले जाके मेरे साथ मतलब दुष्कर्म किए। उसके बाद में दोनों लोगों को, फिर दोनों लोग हमको धमकी दिए कि कहीं अगर जाओगी मुंह खोलोगी तो हम तुमको मार डालेंगे। तो गाइस ये मामला सामने आ रहा है बनारस के IIT BHU कैंपस से, जहां पे 3 लोगों ने एक छात्रा का गैंगरेप किया और उसकी बिना कपड़ों की तस्वीरें और वीडियोस भी ली और फिर ये तीनों फरार हो गए। दरअसल गैंगरेप के तीनों आरोपियों ने वारदात के 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को शहर छोड़ दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। थाने में तैयार नहीं हो रहा है। जोगी जी देखिए, आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो बताइए, मारेंगे क्या? मेडिकल होता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। राजधानी को ये गृह मंत्री, ये मंत्री संतरी, ये और लोग बदलते रहेंगे। आप लोग इसी देश के बेटे हो, इसी देश के, हमारे देश के फोर्स के लोगों की बंदूक अपने देश के लोगों की जान लेने के लिए नहीं बनी है और ये बकवास करते हैं इस तरह से। इनको जानबूझ के गलत साबित करने के लिए ये रोड रोक देंगे, सुविधा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है जानबूझ के। मशीन वोटिंग और काउंटिंग के बीच में करीब कई बार 1 महीने का समय होता है। वोटिंग तो हो गई, काउंटिंग 1 महीने बाद हो रही है। उस 1 महीने में ईवीएम जो है एक स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर स्टोर करी जाती हैं, तो वहाँ पर रिप्लेस हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट के समय रिप्लेस हो सकती हैं, उसके बाद जब वापस काउंटिंग स्टेशन पर ट्रांसपोर्ट करी जाएंगी उस समय रिप्लेस हो सकती हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा शंका हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इंटीग्रिटी पर। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा है कि चुनाव आयोग को विपक्षी दलों की ईवीएम का सोर्स कोड बताना चाहिए, जिससे विपक्षी दल ईवीएम का परीक्षण कर सके। अगर आयोग ऐसा नहीं करता है तो विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो फिर जो पर्ची वीवीपैट से निकलती है वो वोटर के हाथ में आए और वोटर इसे बैलेट बॉक्स में डाले, बाद में इन पर्चियों को गिना भी जाएगा। जानते हैं कि दुनिया भर में कोई भी सिस्टम नहीं है जो टेम्पर प्रूफ हो। बेसिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल मिल जाता है। ईवीएम के दोस्तों एक टेस्टिंग पहले की गई थी। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि हम इस मशीन को कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसके क्या-क्या तरीके से निकल के आ सकते हैं। दोस्तों उन्होंने उस टाइम पे ये बताया कि यहाँ पे 2 तरीके से मेनली इस मशीन को क्रैक किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि अगर इस मशीन का डिस्प्ले चेंज कर दिया जाए, जो डिस्प्ले पर लगाया गया है वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं पहचान पाएगा उसमें अंतर क्या है। अंतर वहां पे ये होगा कि जो नया डिस्प्ले लगाया गया है वहां पे दोस्तों एक ब्लूटूथ डिवाइस को लगाया गया है, जिससे ब्लूटूथ जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा सके। उसके अलावा एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जो मन चाहे हम डिस्प्ले पे जो चीज वो डिस्प्ले करवाई जा सके। इसके बाद में होगा क्या कि वो जो मशीन दोस्तों है वो इनपुट लेगी, सही तरीके से काम करेगी। जब बात आती है काउंटिंग की तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस से जो चाहे वो नंबर हम मशीन के ऊपर दिखा सकते हैं और ऐसे में मैनिपुलेशन के बाद में वोट्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका था वो था कि अगर इस मशीन की जो मेमोरी है उसमें डायरेक्टली हम उसको रीराइट कर दें अपने नए डेटा के साथ में, तो ऐसे भी हम जो वोट्स हैं वो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। चीटिंग करता है तो डॉक्टर रितु को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। डॉक्टर रितु को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम सब एक है, हम सब एक है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। पर लिखा है कि डीयू का जो वीसी है वो डरता है जातिवाद प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं करता है। सर आपको क्या लग रहा है कि वीसी डर रहे हैं और आप लोग की आवाज नहीं सुनी जा रही? नहीं, बिल्कुल ये इसलिए दिखाई दे रहा है ना, एक जो डॉक्टर रितु जो अच्छा यूनिवर्सिटी में अंदर स्टूडेंट को पढ़ाती थी, उनको अच्छा ट्रीट करती थी, उनके खिलाफ झूठे एलिगेशन लगा के निकाल दिया गया और ये पुलिस की चार्जशीट में भी साबित हो चुका है कि जो स्टूडेंट ने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी है वो स्टूडेंट ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी मांग नहीं है, लेकिन कोर्ट में पुलिस की चार्जशीट में साबित हो गया है। अब वीसी एक बात बताइए ना, वीसी तो एक्शन ले सकता है, वो क्यों डरता है? क्योंकि जो प्रशासन है उन्होंने सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है।
तुमने ये ताकत वहां नहीं लगाई जहां चाइना बढ़ गया तुम्हारे यहाँ उसमें लद्दाख में। अपने किसानों पे तुम ये ताकत लगा रहे हो और ये जानते नहीं है, किसानों ने तय कर लिया है, जो मेरी जानकारी है कि ये अगर नहीं आने देंगे तो किसान अपनी तरफ से वो रास्ता रोक देंगे। मेरे गोली बची है बलविंदर सिंह कंगना, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर फरीदकोट पंजाब। की कहोगा कि ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਿੰਨ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, मेरा गाला सारा रखता मेरा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए, वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव की तुलना में हम कितने ताकतवर है। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या हो रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार है, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों की समस्याओं पर पर्दा डालने का। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बात तो है, वोट तो पढ़े लिखे नेताओं को ही देनी चाहिए। मोदी जी के खिलाफ वोट चाहे कुछ भी हो, वोट तो पढ़े लिखे नेताओं को ही देना चाहिए। मोदी जी के खिलाफ बोलता है। क्या बात है, डर गया? आज नहीं कुछ बोलेगा? नहीं, बोलने की क्या जरूरत है, समझ तो तुम गई हो। उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा। आईपी सिंह ने मीम शेयर करते हुए कहा, जीवन में पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व है। चौथी पास राजा की कहानी अब घर घर सुनी जा रही है। No, God, please, no! जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप आज सन ऑफ बीजेपी हो गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि ये मनीष कश्यप, ये वही मनीष कश्यप है जो लोगों को इमोशनली ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है कि पता ही नहीं चलता है। ताजा मामला अभी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही कम वैकेंसी दी है। क्योंकि रिक्त पदों की संख्या बहुत ज्यादा है आरआरबी में, ये 5 लाख से ऊपर है, बट वैकेंसी मात्र 12 से 14 हजार के आसपास दी गई है। तो मनीष कश्यप सन ऑफ जो बिहार कहलाते थे सन ऑफ बीजेपी हो गए हैं और ये और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि तुम बेरोजगार ही बैठो। ये टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। समझ रहे हो? प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं, बल्कि किसी को पीछे से उनको आके रोकना पड़ता है। कुछ शर्म आया है? अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को। हमारे देश में भगवानों की कोई कमी पड़ गई थी क्या, जो आप नश्वर मनुष्य को पूजने बैठ जाते हो? कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। इनका नाम मोहन यादव, इनकी बहन, इनकी पत्नी और इनका नाम आया था सिंहस्थ घोटाले में महाकाल कॉरिडोर से जो था संबंधित। मगर साथ ही बता दूं कि पिछले 5 सालों में इनकी संपत्ति बढ़ गई है 35%। 32 करोड़ थी, अब हो गई है 42 करोड़ के पार। तो देखिए ये वीडियो और बधाई हो बधाई मध्य प्रदेश वालों नए मुख्यमंत्री की।
आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को धक्का रहे हो। फेक न्यूज कैसे फैलाई जाती है, जरा उसका नमूना देखिए। मिस्टर मिस्टीरियस नाम से इस हैंडल ने जुबैर, जो कि फैक्ट चेकर है, उसको टैग करके लिखा कि अब जुबैर ये कहेंगे कि ये फोटो एडिटेड है। जुबैर ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक्चुअल में एडिटेड है। अब आप देखिए, राहुल गांधी के सामने टेबल पर जो खाना रखा हुआ है, उसके साथ एक ग्लास है। ग्लास में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि शराब जैसा कुछ हो, लेकिन असल में जो तस्वीर आप देखेंगे उसमें ग्लास वहां पे जो रखा है उसमें कोई मिल्क या फिर लस्सी जैसी कोई ड्रिंक है। अब ये देखिए, इसी तरह से ये लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पर अभी तक आ चुका होगा, दोनों तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। फेक के ठप्पे के साथ जब भी कोई आपको ये झूठी तस्वीर भेजे, उसको ये रील वापस जरूर भेजें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 5 साल में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे SC ST OBC के लगभग 13,626 छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे 4,596 OBC, 2,424 SC और 2,622 ST छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी। IIT की बात करें तो 2,066 OBC, 1,068 SC और 408 ST छात्रों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। IIM में बीते 5 सालों में 163 OBC, 128 SC और 91 ST छात्रों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। जातिवाद, आर्थिक तंगी, स्कॉलरशिप का न मिल पाना और कठिन माहौल इसकी मुख्य वजह है। क्या सीन है, पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ECI को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। क्या आप बीजेपी के समर्थन में आए हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको कौन पसंद है? बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग बहुत झाड़ुए छाप को। ये गड़बड़े बाबा। हाँ, शुरू से एट तक उसी को दिए हैं, उसी को देंगे। हाँ। लेकिन फिर बीजेपी का झंडा क्यों लिया है? रुको जरा, सब्र करो। ये तो पकड़ा दिया तो आपका सामने में और तोड़े हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, तो ये झंडा कौन पकड़ाने आता है? तो इतना बात समझ रहे हो आप? भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। देख लियो, ये चीजें देखता हूँ। बाबा, मन को इतना संतोष होता है। अबे तभी मेरा माफ करना, गुस्से में 30-40 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। अभी 70 डिग्री तापमान पहुंचाने से रोकना है तो हसदेव जंगल बचाना है। किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा, ये 3000 किस्म की दुर्लभ औषधियां, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तीसरा, इसे भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। चौथा, ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ता है। पांचवा, जंगल से महुआ, साल, तेंदुआ, पत्ता जैसे वन्य उत्पाद मिलते हैं। छठा, आदिवासी परिवार को सालाना 60 से 70 हजार की आमदनी मिलती है। सातवां, इसमें करीब 5 अरब टन काला सोना यानी कोयला दबा हुआ है। मालिक, वो देखो। ये कांग्रेस वालों को सुनाओ, आपकी अनुमति हो तो सुना दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा। रुको जरा, सब्र करो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नो। निकालना कोई नहीं जान दो, खुश हो ले गाली के निकालते आप गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते, पुत्र कुछ नहीं। कोई गली में हटा रहे हैं ना, मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? मैडम हम तो पत्रकार हैं, हम नहीं रोक सकते। ये दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो। मैंने ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? झूठ बोलो। मजा
रुको जरा, मजा आया। हरामी हो बेटा। मजा आया। कहो बात क्या पीड़ा? योगी महाराज, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मंदिर तो बनवा दिए हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगार और महंगाई। 2024 इलेक्शन के बारे में सुना है? जी नहीं। जल्द आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, क्योंकि मोदी जी ने अयोध्या की गोद में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दिया है। बस इस बार भी आशीर्वाद दिया, रोजगार मिल जाएगा। राम नंबर है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? हम समझाता हूँ, हम सब देश का नागरिक है ना। हाँ है तो अगर देश का नागरिक महंगाई रोजगार का समस्या लेकर आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? देश की शिक्षा और विकास पर काम करेगा या उनका ये बोलेगा कि 2-4 सालों में हमने तो और मंदिर बनवाई दिया है, वो वास्ते हमका ई इलेक्शन में दोबारा वोट डाल आओ, फिर हम देश की अर्थव्यवस्था पर काम करेगा? काम मतलब बार बार झूठ बोलो। जिसका जरूरत है हम खाना देंगे, वो खाना खा सकते हैं। गोली आए हैं। हाँ, गोली आती है, कोई बात नहीं, हम खाना भी खिलाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, उनको खाना निकल। हमारी कौम ही ऐसी है, हमारी सिख कौम ऐसी है ना। खाने की जब आप उधर कहने के लिए गए तो किस भावना से गए? नहीं, अरे देखो हमारे भाई है, कोई हमको पहचान से तो आए नहीं है। खाना भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई है, हमारे अपने आप से निकला है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हरियाणा और पंजाब दोनों भाई हैं, वो कहने में फर्क थोड़ी है। जो खाना पूछते गरीबों भी पूछते हैं, ये तो फिर भी हमारे पुरुष भाई हैं। भाई का मतलब भाई हो गया ना। ठीक है, आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो। आपने एक गरीब आदमी देखा, एक देखा आपने, उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे। मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, आज झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जाता सबूत है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक बार हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों ने झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना। चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा भरोसा खो दिया। मेरे नौजवानों का क्या होगा मैं पूछना चाहता हूं। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आप मोदी के विरोध में कोई बात कर रहे हैं तो ये राम को केंद्र में लाएंगे, मंदिर को केंद्र में लाएंगे। हमने कहा भाजपा के पहले भी राम थे, भाजपा के बाद भी राम रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स मुद्दों पे होनी चाहिए, धर्म को पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैंने ये बात कही थी। विकास पे बात हो, रोजगार पे बात हो, महंगाई पे बात हो, स्वास्थ्य सुविधा पे बात हो, सरकार इसके लिए हम लोग चुनते हैं। मंदिर हमारे कॉलोनी में 10 मंदिर बने हैं, किसी भाजपा नेता ने नहीं बनवाया। लोगों ने अपने दम पे जगह खरीदा, लोगों ने अपने दम पे चंदा किए, मंदिर बनाए, घंटा डुलाते हैं, आरती उतारते हैं। दुनिया का कोई भी उन्नत देश आप बता दीजिए जहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने गॉड के नाम पे वोट मांगता हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसकी माँ का भोला चेहरा हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही भाई क्या हुआ? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। वह क्या सीन है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांधीनगर के चदासन गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने घोड़ी पर सवार दलित दूल्हे को उतारकर आतंक मचाया। उन्होंने डीजे बजाने वाले को धमकाकर भगा दिया। पुलिस को मिली शिकायत में 4 लोगों का जिक्र किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने दलित दूल्हे से अभद्रता भी की है। जब सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं तो सभी पार्टियों में बराबर जाना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि यह जानवर केवल एक विशेष इशारे से ही काम कर रहा है। तो जो जिसको काम करना चाहिए था वो काम हो ही नहीं रहा है, जिसका परिणाम क्या होगा? कौन भुगतेगा इसका परिणाम? कोई नहीं भुगतेगा, आप और हमारे बच्चे भुगतेंगे। ये देखिए, नियमित नौकरियों में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक घटी 6%। नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, उद्योग लग नहीं पा रहे हैं। स्टार्टअप के नाम पर जो तुमने पॉलिसी बनाई थी, पेटीएम को तुमने धरातल पर लाकर सिद्ध कर दिया। स्टार्टअप केवल और केवल काम की है। क्रोनो कैपिटलिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में। ये बाबूराव का स्टाइल है। बेटी के साथ साथ बेटा को भी पढ़ाइए। बेटा को लाठी लेकर कुर्ता पजामा पहनाकर भेज देते हैं सफेद, तो वही दिक्कत होता है। बेटी ज्यादा नेग्लेक्टेड थी, इसलिए ज्यादा उन लोग आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी नेग्लेक्टेड थी और बेटा क्रिमिनल बन रहा है। दिक्कत ये है, भारत सरकार के पास आईबी का रिपोर्ट था और सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है, तो सरकार ने सोचा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है। सरकार ने होने दिया, इसलिए होने दिया अगर ये मर जाते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का मौका मिलेगा। चुप है। संसद में मोदी सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। लेकिन इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? असल में इस बिल का सेक्शन 9 किसी भी ऑफिसर को यह पावर देता है कि वो डाक द्वारा भेजी गई किसी भी आइटम को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे खोल सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे डिटेन भी कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पोस्ट में कुछ भेजता है तो उसे खोलकर देखा जा सकता है। आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बच्चों को बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब भी बहुत गरीबी में जिए थे, लेकिन वो लंदन से डिग्री करके आए थे, ऑक्सफोर्ड से डिग्री करके आए थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री, अमेरिका से डिग्री करके आए थे। उन्होंने पढ़ाई करी थी, इसलिए वो आगे बढ़े। तो अपने
देखा कि एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछा, मतलब एक क्वेश्चन आज कहां से आया, एक 2.5 घंटे में 5 मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा। समझ रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं चैनल पे, और फिर आप उनका क्वेश्चन को पूछो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। प्रधानमंत्री जी का मखौल अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा किसी ने उड़ाया है ना, तो हमारे ही देश की मीडिया है। बताता हूं कैसे, अंत तक वीडियो पर बने रहे। क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? क्या वो कोई ओपनिंग बैट्समैन है या कोई फास्ट बॉलर है? चांद पर होगा मोदी, मोदी क्यों होगा? क्या वो इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है? वैक्सीन गुरु, क्या वैक्सीन का फॉर्मूला मोदी जी ने दिया था? और आज ये वीडियो को बनाने पर मैं मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि सुबह मैंने टीवी पर एक और टाइटल देखा जिसमें लिखा था जलवायु पर मोदी मंत्र। क्या मोदी जी तांत्रिक है जो मंत्र मारते घूमेंगे? उनका मंत्र कहा गया था जब भूस्खलन हो रहा था, बाढ़ आई थी, कोविड आया था, कहा गया था उनका मंत्र, अरे ऐसा मखौल मत उड़ाओ। और एक लेटेस्ट, प्लीज हंसना मत, क्योंकि उसे देखकर शायद आपकी हंसी छूटे। मोदी की किस्मत से जीतेगी टीम इंडिया। अरे इतना मखौल मत उड़ाओ यार, आपकी बचकानी हरकतों को देखकर मोदी जी खुद बोलते होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हिंदू हूं या मेरे को आप सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का? आप हिंदू हैं, हम हिंदू, आपकी विचार अलग है, मेरे अलग है, हमें देना है वोट। आपको बीजेपी को वोट देना है? हमको नहीं चाहिए विकास, आपको बीजेपी विकास नहीं चाहिए, रोजगार भी नहीं चाहिए, क्या आने रोजगार भी नहीं, बस और क्या? रोजगार भी नहीं चाहिए। जो आदमी सक्षम होता है वो अपने रोजगार अपने यहाँ बना लेता है। गांधी के विचार को फॉलो करते हो, गोडसे के विचार को फॉलो करते हो? गोडसे के। अब बताओ इनसे क्या सवाल करा जाएगा? अब्बास बेटा, एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियां होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर मारा भी नहीं करवाया, भगवान की पूजा अर्चना तक लोगों ने नहीं करवाया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है। सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को इन्होंने सुशासन के पाठ सीखे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जबरदस्ती हाँ मोदी जी को, और मुझे भी वोट डालने के लिए कहा, हमने भी दिया मोदी जी को, आपको बताएं। लेकिन अगर यही स्थिति रही मोदी जी की तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि हम साला एक ही लड़का है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया इन ड्राइवरों का और ये किसानों की मांग, तो मैं कसम खा रहा हूँ आपके माध्यम से और अपने जो ड्राइवर भाई आपके माध्यम से हमें देखेंगे कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा मगर मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितनी पॉलिसीज अगर 2016 में नोटबंदी करी, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नोटबंदी से हमारे से लॉसेज होंगे, वो सारी चीजें हुई इन दी एंड। फिर जीएसटी आया, उन्होंने बोला कि जीएसटी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये भविष्यवाणी करते हैं राहुल गांधी। भविष्यवाणी क्या करते हैं? भविष्यवाणी नहीं होती है, ये होता है कि आपने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी मेकिंग को पढ़ो। आप जब आप पॉलिसी मेकिंग को पढ़ोगे ना तो आपको चीजें निकलेगी। अनपढ़ आदमी क्या पढ़ेगा? मुझे यही नहीं बुद्धि नहीं है सोचने की, तो क्या पढ़ेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है? कितनी भी योजना लाओगे तो ऐसा करोगे जैसे कोई उत्सव मना रहे हो, जीएसटी लाओगे, भैया तुम्हें तमाचा मार रहा है कि 18% बेटा कल से भर देना तुम। और ये कहा था एक देश एक टैक्स। जीएसटी का मतलब ये था कि आज पानी की बोतल यहाँ 10 रुपए की है तो यहाँ से 1000 किलोमीटर भी 10 रुपए की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जीएसटी के दायरे में पेट्रोल क्यों नहीं लाए, डीजल क्यों नहीं लाए? जिसको लाना था भाई, पेट्रोल डीजल भी तो एक रेट होना चाहिए, उसमें भी तो एक टैक्स होना चाहिए। इस पर डबल टैक्स क्यों है? इस पर स्टेट का, राज्य का टैक्स और केंद्र का टैक्स अलग अलग क्यों है? महंगाई तो महंगाई है और महंगाई किसी भी सरकार में होगी, विरोध होगा। और अगर इस सरकार में विरोध करना गलत है तो कांग्रेस के टाइम पे स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर घूम रही थी वो सही कैसे था? के मंत्री का संसद में दिया गया बयान देखिए। 9 अगस्त 2023 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि साल 2018 से 2022 के बीच ही जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में कुल 177 लोगों की जान गई थी। इतना ही नहीं, इस सरकार के आने के बाद से देश में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमले हुए। पुलवामा, उरी, पठानकोट समेत न जाने कितने हमलों में देश के सैनिक शहीद हुए हैं। बाकी वो कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। मोदी का ये झूठ भी सबके सामने आ गया। ये अच्छा, ये भाई साहब है, क्या नाम है तुम्हारा? अनिल कुमार जी। ये मेरी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। ये देखो, एक आध की नौकरी खा गई ना, मेरी नाम भी ना है, एक आध की नौकरी गई। जाओ तुम ले जाओ, कानून से ऊपर तो तुम भी नहीं हो ना, मैं ही। सबसे पहले कानून सब ऊपर, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट मेल पे दूंगा इस वीडियो को, तो और जो बाहर लोग हैं 2 मिनट में जाओ ले जाओ। ये देखो, ये खाली गाड़ी है, ये देखो। अच्छा, बीजेपी कितना पारी लीड पर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 44,46,805। पैरेलली 69 सीटें जो कांग्रेस जीत रही है वो कितना पारी है? 28,40,000 कौन पा रहा है? वो कांग्रेस पारी। कितनी सीटें जीत रही? 69 सीटें जीत रही है। टोटल बीजेपी की वोट आ रही है 1,65,00,000। टोटल बीजेपी कितना वोट पाती है? अब ऐसे ही 199 सीटों में कांग्रेस की कुछ पाई होगी तो वो कितना पारी है? 1,56,00,000, 11 लाख के आसपास का डिफरेंस है। ये किसका है? टोटल बीजेपी कितना 199 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस तो 199 सीटों पर जो लड़ी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो इतना आता है, ठीक। अब इन दोनों को जब मैं घटा देता हूँ 1,65,00,000 माइनस 1,56,00,000 को लमसम आ रहा है 9 लाख के आसपास। लमसम कितने क्या है? 9 लाख के आसपास। तो टोटल जो लीड है, लीड वाली कितनी आई आपको मैंने अभी बताया हुआ था 16 लाख है। और यहाँ जब मैं टोटल वोट्स की बात कर रहा हूँ, टोटल वोट ऑफ भाजपा माइनस टोटल वोट ऑफ कांग्रेस, उसका मैं माइनस करता हूं तो 9 लाख आता है। ये दोनों डिफरेंसेस नहीं मैच करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2, ठीक। जबकि मैच करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि ये सारे डेटा, ये ईवीएम जो है वो कैलकुलेटर की तरह काम करता है। एक सेकंड। हेलो, मोदी जी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। कब? आज। अलविदा। लेकिन एक शर्त है, इंटरव्यू लाइव। आर यू कॉमेडी मी? रुको जरा,
सबर करो। The Gujarat killings of 2002. The ghost of Godhra still haunts you. I'll have to rest. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मीडिया सेल का संचालक हर्षद पटेल गुजरात विद्यापीठ का कुलपति बन गया। गुजरात दंगों की जांच में मोदी को क्लीन चिट देने वाला आर.के. राघवन साइप्रस का हाई कमिश्नर बन गया। फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह को बरी करने वाला जस्टिस सदाशिव केरल का राज्यपाल बन गया। चिदंबरम की गिरफ्तारी का रास्ता साफ करने वाला जस्टिस सुनील गौर पीएमएलए का अध्यक्ष बन गया। सहारा बिरला मामले में मोदी शाह दोनों को बरी करने वाला जज के.वी. चौधरी केंद्र सरकार का आयुक्त बन गया। गुजरात दंगों में पुलिस जांच को प्रभावित करने वाला राकेश अस्थाना सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बन गया। एक एनकाउंटर केस में अमित शाह का वकील यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। और हरीन पांड्या केस में क्लीन चिट देने वाला वाईसी मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का चीफ बन गया। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। हिंदी केवल वो वहाँ बोलेगा जहाँ उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियाँ है वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में ही सुनना पड़ेगा। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे तो लोग बजट समझने लगेंगे, सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा है। अच्छा बात नहीं है। न रहेगा बस, न बजेगी बस, न रहेगा रेलवे, न मिलेगी सरकारी नौकरी। रेलवे में अभी 5,698 वैकेंसी कोई वैकेंसी है, 1.5 करोड़ उसमें फॉर्म डाला जाता है। 5,698 वैकेंसी मुंह के मुंह में जिला दिया गया है। उस पर प्रोटेस्ट करने के निकले, वो लोग क्या कर रहा है, हम लोग को जेल में डाल दे रहा है, मार के कपाट कर दे रहा है। हम लोग सासाराम में महावीर जीव जैन टेस्ट सेंटर में हम तख्ता बिछा के बैठते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन रोजगार कब मिलेगा ये हम लोग को पता नहीं। तो हसदेव जंगल हमारे छत्तीसगढ़ का हृदय कहा जाता है, तो अगर हृदय नहीं रहेगा तो क्या हम जीवित रहेंगे, क्या हमारा छत्तीसगढ़ जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो बस लोगों से यही अपील करते हैं कि हसदेव को बचाने के लिए आगे आइए, क्योंकि हसदेव में जानवर हो चाहे वहाँ पे इंसान हो, वो सबका एक घर है। वहाँ पे आप देखे होंगे आदिवासी कहाँ रहते हैं, तो हम किसी से उनका घर कैसे छीन सकते हैं? जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता क्या ना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक एसी कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। साथियों, कांग्रेस का कानून और भाजपा का कानून दोनों में फर्क देखिए। कांग्रेस का कानून कहता है जब तक बच्चे पूरी तरह से मेजर 21 साल से ऊपर नहीं होंगे तो वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। भाजपा का कानून कहता है कि बच्चे 15 साल के बाद ही रिलेशनशिप में रह सकते हैं। साथियों, ऐसा नया कानून भाजपा लेकर आ रही है जिससे हमारा नाबालिग युवा बेकार हो जाएगा, समाज बेकार हो जाएगा, देश बेकार हो जाएगा। ये कैसा समाज, कैसा देश बनाना चाहते हैं? एक पीड़ित माँ का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। जबरदस्ती हुआ, पूरा कपड़ा फटा हुआ, लोग मार दिया, उसको छुपा रहे हैं। यार इस पीड़ित माँ की जगह पे तो रह के मैं नहीं देख सकता यार, लेकिन पिता की जगह पे रह के एक बात कहना चाहता हूँ यार। चलो मान लिया मेरी बेटी ने सुसाइड किया यार, लेकिन फिर उसके कपड़े कैसे फटे यार? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? स्क्रीन पे आप देख चुके होंगे, इस बयान के साथ जो वीडियो चल रहा था वो आप देख चुके होंगे। उस वीडियो में साफ साफ जवाहरलाल नेहरू नजर आते हैं आपको सरदार पटेल की अंत्येष्टि में। उसके बाद ये अखबार देख ली, इस अखबार में जो खबर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के उस दिन के अखबार में जो खबर छपी है उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों अंत्येष्टि में आए थे। इसकी माँ का भोला चेहरा। few minutes later. लोगों को अनाज पहले भी मिलता था, अब अनाज मोदी जी उनको दे रहे हैं। बिजली पहले भी आती थी, अब बिजली मोदी जी दे रहे हैं। बैंक अकाउंट पहले भी लोग खोलते थे, बैंक अकाउंट मोदी जी खोल। अच्छा बात नहीं है। अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मोदी जी के मंत्री ने संसद में खड़े होकर सिलेंडर देने की बात से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल संसद में चल रहे सत्र के दौरान पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से जब सवाल किया गया कि भाजपा सरकार राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देना कब से शुरू करेगी, तो मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा की ही नहीं गई है और ना ही उनका 450 रुपए में सिलेंडर देने का कोई इरादा है। बार झूठ बोलो। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 300 से ज्यादा ईवीएम चंदौली की एक फोटो की दुकान में पकड़ी गई है। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही शर्मनाक राजनीति यहां भारत में चल रही है। लोग कहते हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि शुरू के बैलेट पेपर में जब गिनती होती है तो विपक्षी पार्टियां आगे रहती हैं और जब ईवीएम की गिनती शुरू होती है तो बीजेपी आगे निकल जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब आप मुझे बताइए, 12वीं करके कोई इंटर में एडमिशन लेता है क्या? गजब बेइज्जती है। अगर राम मंदिर में ही सब कुछ था, मंदिर और मठ में ही सब कुछ मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के जो गणमान्य बाबा थे वो सदन तक जाते।
ऐसा नहीं है। देश की गरीब भोली भाली जनता को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, वो सरासर गलत है। आपकी कोई बीमारी हो गई, उसका इलाज डॉक्टर ही करेंगे। राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु हैं, उनको शास्त्रार्थ हम प्रणाम करते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा तो प्रभु श्री राम का काम राम करेंगे। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। भैया आप सुबह नहा धो के आए हैं, आपको क्या नहीं चाहिए? जब पेट में खाना जाएगा तभी तो पूरे दिन काम कर पाओगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो चुनाव आयोग ने अभी धमकी दी थी कि किसी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया तो उसे नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर ने चुनाव आयोग के पैरों के नीचे से जमीन खींच लिया है। खबर यह है कि हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही अगली तारीख पर सही जवाब नहीं देने पर जेल भी भेजने की बात कह दी है। कैसा लगा मेरा मजाक? देश की सारी एजेंसियां बता रही हैं कि भारत लगभग हर पैमाने पर नीचे जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में 125 देशों की लिस्ट में भारत 111वें नंबर पर पहुंच गया। मोदी के पीएम बनने से पहले 125 करोड़ की आबादी में लगभग 25 करोड़ लोग गरीब थे, लेकिन आज खुद सरकार बताती है कि 80 करोड़ लोग इतने गरीब हो गए हैं कि उन्हें सरकार 5 किलो राशन ना दे तो भूखे मर जाए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, 146 देशों में भारत की रैंक 126वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत की रैंक 161वीं है। किस देश का दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता चलता है हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स से। इसके मुताबिक 2014 में भारत के पासपोर्ट की रैंक पूरी दुनिया में 76वीं थी, जो 2023 में मोदी सरकार ने गिराकर 85 कर दी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। आज भी वरना हमारे बच्चे उसको विप्लव के नाम से जानते। ये वीडियो राजस्थान के कोटा के मोशन कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा है, जहां इंजीनियरिंग और डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बीजेपी की रैली में ले जाया जा रहा है। भीड़ बढ़ाने के लिए बीजेपी वाले अब कोचिंग सेंटर से बच्चों को बुलवा रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है। 15 लाख का वादा किया था और मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी के सूट की कीमत क्या है वो केजरीवाल जी को किसने बताया? राहुल गांधी भी बोल, राहुल गांधी बोलने से क्या होता है भाई? मेक इन यूके सूट है वो भी इनको मालूम नहीं है। किसको मालूम है मेक इन यूके सूट? काले स्ट्राइप के सूट पर सुनहरे रंग से नरेंद्र मोदी का पूरा नाम लिखा था। अखबार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर टेलर टॉम जेम्स की कारीगरी से तैयार हुआ है मोदी का सूट। We're privileged to be the weavers of this fabric, traditionally made in England on jacquard weaves, looms, and very much a special, unique fabric available from our company, Holland & Sherry. What kind of price are we talking about getting this kind of specialist fabric? It's quite confidential. लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड ने कयास लगाया कि इस सूट में करीब 7 मीटर कपड़ा लगा है, जिसकी कीमत 2,31,000 से लेकर 2,78,000 तक हो सकती है। सिलाई के बाद इसकी कुल कीमत करीब 9,27,000 रुपए हो सकती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। जबरदस्ती करोगे तो ईवीएम तोड़ेंगे। हम लोग करोड़ों के लोग हैं, ये कसम खा कर पैसे हैं। तुम ईवीएम लाओगे, हम लोग एक साथ ईवीएम उठा के तोड़ेंगे। तुमसे नहीं डरेंगे मोदी। और लोग लाखों करोड़ लेके भाग रहे हैं, बाप रे बाप। मतलब कि हीरा चोरी करने वाले को जेल में और हीरा चोरी करने वाले को ये क्या बात है? अबे तेरी माँ ने अगर जूझ बुलाया है, मैं चिल्ला के आदिवासी का बेटा बोल रहा हूँ, आर्मी का हूँ। तू उस दिन का मर गया था जिससे मेरी लड़की बहन बेटी जलाई जा रही थी, नंगी घुमाई जा रही थी। अरे अंजना कश्यप, तुम महिला शर्म करो, इसमें ताई तो लेटी में छूगी। मोदी जी सुन लो, मैं आदिवासी का बच्चा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, तुम्हारी भी है लंका। हम लोग चारों तरफ से बीजेपी की लंका जब तक घूम घूम कर फूक देंगे तब तक हम लोग शांत होने वाले नहीं है। इसीलिए नहीं है 400 वोटिंग मशीनें गांव-गांव घुमा रहा है और डेमो दिखा रहा है। ये देखिए अच्छा है, ये देखिए अच्छा है। इसका मतलब कि तुमको डर है। जाते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और मैंने बस एक सवाल कि जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुसलमान था, मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था। और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज खुलेआम कत्लेआम हो रहा है और आज हिंदू खतरे के बीच है। इसका जवाब मुझे एक बार आप दीजिए। देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में वो हर इंसान है जो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है। खतरे में वो हर इंसान है जो आज गरीबी से जूझ रहा है। खतरे में वो हर इंसान है जो भेदभाव से जूझ रहा है। ये बात इसलिए बोली जाती है ना, ताकि असली सवाल को गुमराह किया जा सके। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में ये बात समझ गए हैं ना, बड़ों को भी बहुत जल्दी अकल आ जाएगी। चिंता मत कीजिए। विदेश में यूनिवर्सिटी वाले कैसे बुलाते हैं जिनको भारत नहीं बुलाया? मूल सवाल यह था, वो कौन लोग हैं जो बाहर बुलाते हैं? भारत में कभी नहीं बुलाया गया इनके जमाने में। मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती, कि जो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं उनको नहीं बुलाया जाता।
सत्ता मिले 9 साल हो गए, आपको उत्तर देना है। मोदी जी ने विदेश में जाकर छोड़िए, देश में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इसका उत्तर दीजिए। आप पत्रकारों से भागते क्यों हैं? इसका उत्तर दीजिए मोदी साहब। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब उठाते? क्योंकि आपसे अगर विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां लोग पत्रकार पूछेंगे चीन घुसा हुआ, आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? यहाँ पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे कि सतपाल मलिक जो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। बुलंदशहर के गैंगस्टर राकेश शर्मा ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। राकेश शर्मा के खिलाफ 3 जिलों में कुल 18 मामले दर्ज हैं। इसमें गाजियाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट से 5 करोड़ ठगने का गंभीर आरोप है। पिछले साल गाजियाबाद पुलिस ने राकेश की 12 करोड़ रुपए की 7 संपत्तियां चिन्हित करके कुर्क किया था। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। दिस फॉर द कोर्ट। When the court is quiet, then we don't understand what is passing in the court's mind. मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। So, this is उसने जो मैंने कहा नहीं। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। मैं चुप रहा था। सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानते हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है। अपना नहीं, सबसे धोखेबाज, धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? मतलब कहने का कि धोखा इस देश को किसने दिया? 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये धोखा नहीं था? मैं कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वालों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना, उसमें से किसी का आप नाम आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला बदलाव क्या करूं? मैं सबसे पहला ये देखूंगा कि मेरी मीडिया क्या कर रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं बन गया प्रधानमंत्री तो सबसे पहले ये देखूंगा ठेका कहाँ है पास में, देसी मिलता हो। इसकी वजह क्या है मालूम है? हम आपकी तरह दुकान नहीं चलाते। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी, फिर इनको काका बांटोगे। अभी तो तुमने देश को 2 भाग में बांट दिया, फिर जातों को काका बांटोगे। ठीक है, सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, ये हो गया। 3 तलाक, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं देश के विकास की गिनाना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। तो क्या है? हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भाग कर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग 0 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। यारों का लीक हो जाता है, पता नहीं सरकार चाहती क्या है, समझ में नहीं आता। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती क्या है, क्या है, कुछ नहीं बढ़ाओ, कुछ नहीं बढ़ाओ। ये सब हो सकती है, कुछ नहीं रखेंगे ना। यूपी पुलिस का पेपर लीक पे, तो देखिए आरओ का भी पेपर वगैरह के बारे में जांच बैठ गई है। वहां पे यूपी आरओ का जो पेपर था उसमें भी जांच बच गई है। यूपी पुलिस के पेपर में हालांकि पेपर ठीक ठाक था, कोई मतलब नेट ऑफ ना हो, ये सब। अब कुछ बच्चों का ये है कि भाई जो पेपर लीक हुआ है उसका देखिए अब गवर्नमेंट वहां पे जांच कर रही है। हालांकि संसद से तो अब ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका है कि अगर कोई जांच में पकड़े जाएंगे तो अच्छा खासा सजा हो जाएगा, उन पे जुर्माना भी लगेगा उनके ऊपर। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैं शिव को मानता हूँ। मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता। ये सोशल मीडिया में फैला हुआ, सोशल मीडिया में दिखेगा, मीडिया में नहीं दिखा। अच्छा, सोशल मीडिया को भी वो अमेरिका से कंट्रोल कर रखा है। मेरा काम 73% को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया का धन दिलवाने का है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस भारत देश में लोकतंत्र को खत्म करने की जो नीति बन रही है, हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करी हूँ, मेरी फ्रेंड भी यूपीएससी की तैयारी करी है। उसकी 60% में सिलेक्शन हो रही है और मेरी 80% में सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों इतनी रिजर्वेशन को इतनी रिजर्वेशन दो? आप, मैं मना नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट से कि रिजर्वेशन आप मत दो, बट ऐसा एजुकेशन बेसिस पे मत दो। अगर आपको ट्रीट करना है तो सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करो। बहुत सिंपल तरीका है रिजर्वेशन खत्म करने का। जिस दिन अपर कास्ट इंडिया का कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा ना, लोअर कास्ट रिजर्वेशन छोड़ देगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस नीति असंगत है। ईडब्ल्यूएस नीति अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण विशेष आरक्षण है जो असंवैधानिक है, जो गरीबों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव करती है। शुरुआती सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इससे पहले याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता ने संविधान की धारा 15(6) और 16(6) के तहत केंद्र सरकार को चुनौती दी है। 2019 के 103वें संशोधन में SC, ST और OBC आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि गरीब सभी श्रेणियों और जातियों में मौजूद है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही दिया जाता है। आपको बता दें, शनिवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमत और न्यायमूर्ति विशाल मिश्र की युगल पीठ ने की।